वाली हैदरी, आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले साल सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, यानी कि प्राइमरी के टीचर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए। क्या उसमें धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, या फिर शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में उसे दक्षता होनी चाहिए, यानी कि जितने भी टीचिंग स्किल्स हैं और साथ ही साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में उसे महारत हासिल होनी चाहिए, या फिर वो अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्ष हो, यानी कि जब वो पढ़ाए तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ करे, या फिर उसे पढ़ाने में उत्सुकता हो। तो दोस्तों, प्राइमरी लेवल पे टीचर की बात हो रही है कि कैसा होना चाहिए। तो प्राइमरी लेवल के जब बच्चे होते हैं उनको पहले जानते हैं वो कैसे होते हैं। प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं वो सवाल बहुत करते हैं। छोटे बच्चे आपसे विभिन्न प्रकार के अटपटे सवाल करेंगे और साथ ही साथ उनको कोई भी बात एक बार में समझ में नहीं आएगी, उनको बार बार बताना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बार बार आपसे प्रश्न करें, जिनको चीज़ें एक बार में समझ में ना आए, कैसे टीचर की ज़रूरत है? ऐसे टीचर की ज़रूरत है जिसमें पैसेंस हो। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए वो धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो ये है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता। इस स्थिति को निपटने के लिए निम्नलिखित में से आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? सिचुएशन समझिए। एक टीचर है, वो अपने बच्चों को कहीं पे भी क्लासरूम में बैठने के लिए दे रहा है, लेकिन एक गार्जियन जो है उनको एतराज़ है कि बच्चों को ऐसे सबको एक साथ ना बैठाइए। तो ये जो सिचुएशन है इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दे, यानी कि जो गार्जियन है वो प्रिंसिपल से कहे कि हमारे बच्चे का सेक्शन बदल दीजिए, या फिर गार्जियन को टीचर पर विश्वास करना चाहिए और टीचर के साथ प्रॉब्लम पर डिस्कशन करना चाहिए, या फिर अभिभावकों को उस स्कूल से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए? तो ये भी गलत होगा। दोस्तों, यहाँ पे अगर किसी भी गार्जियन को दिक्कत है क्लासरूम में सभी बच्चों के साथ उनके बच्चे के बैठने से, तो उसे क्या करना चाहिए? पहले तो अपने बच्चे के टीचर पे उसे बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, और विश्वास नहीं भी है तो आके प्रॉब्लम पे डिस्कशन करना चाहिए। पहले टीचर से वो डिस्कशन करे और टीचर पे विश्वास रखे, यही एक अभिभावक को करना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि अगर कोई अभिभावक को एतराज़ है कि उसके बच्चे एक साथ सभी बच्चों के साथ क्लासरूम में ना बैठें, तो उसको निपटने के लिए अभिभावक को क्या करना चाहिए? एक तो शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है उसको देख लेते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है, किसी भी इंसिडेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब बच्चा लॉजिकली थिंकिंग करने लगता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो दोस्तों, मैंने आपको पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बताई थी। आपको मैंने वीडियो अभी जल्द ही अपलोड की थी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो पियाजे अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में जो स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताते हैं वो कितना बताते हैं? 4 बताते हैं। जो पहला स्टेज उन्होंने बताया वो था संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि 0 से 2 साल का था। दूसरा जो उन्होंने बताया था वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, जो कि 2 से 7 साल थी। और जो तीसरी उन्होंने अवस्था बताई वो थी
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 साल, और जो चौथी है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से लेकर के वयस्क होने तक है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में बच्चा चिंतन कब शुरू करता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में तार्किक रूप से चिंतन करता है जो बच्चे के सामने मूर्त रूप से होती हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला जो सवाल है वो ये है कि मन का मानचित्रण ये किससे संबंधित है। मन का मानचित्रण, तो दोस्तों ये मन का जो मानचित्रण है वो संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। यानी कि कोई भी टॉपिक है उसके बारे में सोचना या फिर किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा मन में बना लेना, वही क्या कहलाता है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान कहलाता है। और इसका जो संबंध है वो मन का मानचित्रण से है। अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्या को संबोधन करने का सबसे बेहतर तरीका है। यानी कि सीखने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहला ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग, दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, तीसरा है कि कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, या फिर चौथा ऑप्शन है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। तो दोस्तों विशेष रूप से प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और स्टूडेंट की जो सीखने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको संबोधित करने का जो सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि हम देखें कि कौन से बच्चे की मेंटल एबिलिटी कितनी है और उसकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ाएं, उसके लिए शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करें। तो क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला जो सवाल है वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का पोषण करता है। सृजनात्मकता का पोषण कौन करता है। पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा ऑप्शन है कि विद्यालय के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना, तीसरा ऑप्शन है कि परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, और चौथा है कि अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का जो पोषण करता है वो ये करता है कि जो शिक्षार्थियों की अंतर्निहित प्रतिभाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जब मौका देंगे तो इससे बच्चों में क्रिएटिविटी आएगी। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है कि प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ये शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। अगला जो सवाल है वो यह है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करती है। पिछला जो सवाल था वो ये था कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा किसी भी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक चिंतन करता है, लेकिन उसमें अमूर्त नहीं था, लेकिन यहाँ पे है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन बच्चा पियाजे के अनुसार चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है वो क्या है। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, यानी कि जो लर्निंग है वो समृद्ध कब होगी, क्या तब होगी जब कक्षा में एक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का या शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, या फिर शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, या फिर कक्षा में
आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिनसे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो दोस्तों, सीखने को समृद्ध कैसे किया जा सकता है, यानी कि सीखने को आसान और आसानी से समझने लायक कैसे बनाया जा सकता है। तो वास्तविक दुनिया के उदाहरण को हमें क्या करना होगा, क्लासरूम में लेके आना होगा। जब हम लोग वास्तविक दुनिया के उदाहरण क्लासरूम में लाएंगे तो इससे जो स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे और उनका जो सीखना है वो जल्दी होगा और प्रभावशाली होगा, कभी भूलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता, क्या सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है? बिल्कुल सही बात है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी सही बात है। अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। हाँ, अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि आप बिना किसी इंटेंशन के सीख लें और जिस पे आप लोगों ने मेहनत नहीं की तो लेकिन फिर भी वो आपको आ गई, तो ये भी तो एक सीखना है। लेकिन अगर सीखने से रिलेटेड ये कहा जाए कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पे अधिगम प्राप्त होता है, तो ये जो कथन है ये सही नहीं है सीखने से रिलेटेड। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो सीखना है वो आपका कहीं पे भी हो सकता है, ग्राउंड में हो सकता है, ठीक है, स्कूल के अलावा आप कहीं पे घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से, कहीं से भी आपका सीखना यानी कि लर्निंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र साधन है, इसलिए ये जो कथन है वो सही नहीं माना जाएगा। यानी कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। अगला जो सवाल है वो ये है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, क्लास 5th में ऐसा बच्चा जो कि देख नहीं पाता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता देनी चाहिए, यानी कि बच्चा अंधा है तो रोज़मर्रा के कामों में उसकी मदद की जाए, या फिर उस विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, या फिर उस विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या फिर उस विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं पा रहा है, तब भी उसको सामान्य रूप से सभी बच्चों के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यही तो कह रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, यही तो कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ एक ही पाठ्यक्रम पर एक ही समय एक ही जैसे शिक्षा दी जाए। तो अगर कोई भी बच्चा दृष्टिबाधित है तो उस विद्यार्थी को कक्षा के सामान्य रूप से व्यवहार किया जाए, कक्षा में उसके साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाए, और उसको दृष्टिबाधित है, वो देख नहीं पा रहा है, तो उसके लिए हमें श्रव्य सीडी के माध्यम से, यानी कि ऐसी सीडी जिससे कि आवाज़ सुनाई दे, उसके माध्यम से उसकी सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो सही जवाब है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अपने इन सवालों का सिलसिला समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल सीटेट में पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे।